Okay, so we have studied target costing previously. उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था. क्वेश्चन 2 आपको पढ़ने बोला था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन 3 मैंने आपको बोला था कि दूसरे चैप्टर का है, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें जाके पढ़ेंगे. क्वेश्चन 4 मैंने आपको अपने से रीड करने बोला था. अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है. मैंने बोला था एक पैराग्राफ वैल्यू एनालिसिस होगा, एक पैराग्राफ फंक्शन एनालिसिस होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन से रेफरेंस बताना पड़ेगा. We will do today क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स. 5-6 में अभी आपको कराना चाहता हूँ. क्वेश्चन 5 अभी सेम क्वेश्चन नवंबर 20 के एग्ज़ाम में भी आया है. सो जैसे ये क्वेश्चन हो जाए, आज का क्लास के बाद आप नवंबर 20 का पेपर डाउनलोड करके ये वाला सेम क्वेश्चन खोज के सॉल्व करेंगे. लेट्स रीड इट. स्टोरवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड manufactures standard heavy duty steel storage racks for industrial use. Each storage rack is sold for rupees 750 each. The company produces 10,000 racks per annum. Relevant cost data per annum are as follows. डायरेक्ट मटेरियल का बजटेड अमाउंट दिया हुआ है, क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी है, देन एक्चुअल कॉस्ट पर एनम है, देन लेबर है, देन मशीन सेटअप है, देन मैकेनिकल असेंबली है. द एक्चुअल एंड बजटेड ऑपरेटिंग लेवल्स आर द सेम. दिस मीन्स दैट एक्चुअल आउटपुट एंड बजटेड आउटपुट आर सेम. Then actual and standard rates of material procurement and hourly labor rate are also same. This also means that actual rate is equal to standard rate. So actual rate will be this divided by this and standard rate will be same as actual rate. Any variance in cost is solely on account of difference in material usage and hours required to complete the production. Because actual rate and standard rate is same, so there will be no rate variance, there will be only usage or efficiency variance. This is usage variance, hours required का difference को efficiency variance बोलते हैं. Aggressive pricing from competitors has driven down sales. A comparable rack is available in the market for rupees 675 each. Currently we are selling at 750. In market there is a new rack which is available at 675. Vishal, the marketing manager, has determined that in order to maintain the company's existing market share of 10,000 racks, Storewell Industries must reduce the price of each rack to 675. सो फ्यूचर प्राइस हो जाएगा 675. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अभी तक? कंपनी है, एक रैक बनाता है, 750 प्राइस है, कॉस्ट डिटेल्स बजट एक्चुअल दिया हुआ है. कंपनी का एक्चुअल एंड बजटेड ऑपरेटिंग लेवल सेम है, एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट सेम है,
जो भी डिफरेंस है वो यूसेज वेरिएंस या आवर्स का वेरिएंस है। कंपनी का नया सेलिंग प्राइस 675 हो सकता है और वो ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द करेंट शेयर ऑफ 10,000 racks. Now required is calculate the current cost and profit per unit. Identify the non-value added activities in the production process. क्या करने बोल रहा है? Calculate the current cost and profit per unit. Current cost is all about actual cost, and profit per unit you have to identify, and then identify the non-value added activities in the production process. So can you help me with current cost? Just do the calculation in calculator and tell me the answer. Okay, so I've got one answer here. 615 is current cost and profit is 135. So it is very simple. You can add this 4 items of cost and divide by 10,000. So this is coming 615 per unit, correct? Selling price is 750. So 750 minus 615 is 135. Okay, so actual cost is 615, profit per unit is 135. All right, आसान था, कर लिया। फिर पूछ रहे आइडेंटिफाई द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी यहाँ पर मटेरियल लेबर नॉन वैल्यू एडिंग नहीं हो सकता बिकॉज उसके बिना प्रोडक्ट बनेगा नहीं। असेंबली एक वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है बिकॉज यहाँ पे रैक बन रहा है, रैक स्टील पाइप्स को जोड़ जोड़ के बनता है, तो असेंबल तो करना ही पड़ेगा, बिना असेंबल के काम कैसे होगा। मेन यहाँ पे नॉन वैल्यू एडिंग है मशीन सेटअप। सेटअप टाइम हमेशा नॉन वैल्यू एडिंग होता है। अगर आप ठीक से प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो सेटअप टाइम कम लगेगा। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में एक ही है विच इज मशीन सेटअप। मतलब जितना कम हो सेटअप उतना अच्छा है। जीरो सेटअप तो नहीं हो सकता है, बट जितना कम हो उतना अच्छा है। सेटअप टाइम को कम किया जा सकता है by producing more quantities at a time. You will need lesser number of setup. And दूसरा चीज होता है कि सेटअप आप कोई ऐसा तरीका से करें जिससे और फास्ट हो पाए। Then second question है calculate the new target cost per unit for a sale price of 675 if the profit per unit is maintained. इसका आंसर बता दीजिए। अगर नया सेलिंग प्राइस 675 है और प्रॉफिट पर यूनिट मेंटेन करना है तो न्यू टारगेट कॉस्ट क्या होगा? टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। सो टारगेट प्राइस इज 675, टारगेट प्रॉफिट इज 135। It is equal to rupees 540. वेरी गुड। भाइयों बहनों सबको आंसर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आंसर योर कैलकुलेशन सो दैट इट गेट्स चेक्ड बाई मी। मेरे से चेक हो जाएगा। थर्ड पार्ट पूछता है व्हाट स्ट्रेटेजी स्टोरवेल इंडस्ट्री शुड अडॉप्ट टू अटेन टारगेट कॉस्ट कैलकुलेटेड इन 2 अबव। ठीक है, बोल रहे कौन सा स्ट्रेटजी लगाएं, क्या करें जिससे हम टारगेट कॉस्ट अचीव कर पाएं।
अगर आप देखेंगे हमारा एक्चुअल कॉस्ट है 615, टारगेट कॉस्ट है 540, तो कॉस्ट गैप कितना है? 615 से 540 लाना है. व्हाट इज द कॉस्ट गैप? 615 माइनस 540 इज इक्वल टू 75 रुपीज का कॉस्ट गैप है. कॉस्ट गैप मतलब कितना से कॉस्ट रिड्यूस करना है. सो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड करोगे जिससे कि ये कॉस्ट गैप हट जाए. बोलिए. देखिए, इसमें आपका जो भी मन में आंसर आ रहा है वो होगा, सही हो सकता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस सब में करना है वो ये है कि क्वेश्चन में बजट और एक्चुअल का एक फिगर दिया हुआ है और कुछ वेरिएंस के बारे में बात किया था, तो वी शुड कंप्यूट दोज वेरिएंसेस. लाइक फर्स्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में बताएं. तो यूसेज वेरिएंस बजट में क्वांटिटी होना चाहिए था मटेरियल का 5 लाख स्क्वायर फीट. हालांकि ये बजट और एक्चुअल डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होता है, बिकॉज बजट इज फॉर बजटेड आउटपुट, एक्चुअल इज फॉर एक्चुअल आउटपुट. इन केस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस वी नीड टू चेंज आवर बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट. बट यहाँ पे एक लाइन लिखा ना कि एक्चुअल एंड बजटेड ऑपरेटिंग लेवल्स आर सेम. सो इसका मतलब बजट भी जो दिया हुआ है वो फॉर एक्चुअल आउटपुट ही है. यहाँ पे बजटेड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट है. That means जब budget figure is given usually for budgeted output, but right now it is same as actual output. So यहाँ पर material usage variance है, इसमें 5 लाख है माइनस 5,20,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख माइनस 5,20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट निकालो 20 लाख बाई 5,20,000. ये रेट हम एक्चुअल रेट निकाल रहे हैं, बट दैट इज़ ओनली इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट. हमें चाहिए यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट. यूसेज वेरिएंस में हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेट, बट हम एक्चुअल रेट ही कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट सेम है. सो ये 20 लाख बाई 5,20,000. देखो कितना आ रहा है. 20,000 इंटू 20,000 इंटू 20 लाख डिवाइड बाई 5,20,000. Approximately this is coming 76,923 एडवर्स. इसी तरह से दूसरा वेरिएंस निकालो, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस यानी आवर का वेरिएंस. लेबर में आवर का वेरिएंस है 90,000 और 1 लाख का डिफरेंस. $90,000 माइनस 1 लाख इंटू 10 लाख बाई 1 लाख. देखो ये कितना आ रहा है. 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख एडवर्स. $90,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 and 10,000 into 10 lakh by 1 lakh is equal to rupees 1 lakh adverse. सो बोलने का मतलब ये है कि 75 रुपये का जो गैप है उसमें इन दोनों को अगर हम कम कर दें तो 1,76,923 आउट ऑफ 10,000 रैक्स आप देखेंगे 17 पॉइंट्स. एक मिनट रुकिए. हाँ, अभी आ गया सब.
थोड़ा आज लूज कनेक्शन हो रखा है, पता नहीं क्या कारण है, विल फाइंड आउट आफ्टर क्लास। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि इन दोनों को जोड़कर अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो 1,77,000 का इफेक्ट है। सो 1,77,000 बाई 10,000 करने से आ रहा है 17.7। 17.7 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ऐसे ही बच जाएगा आउट ऑफ 75 अगर आप इस दोनों पे ध्यान रख लोगे। तो रेकमेंड स्ट्रेटजी में दो स्ट्रेटजी तो यही हो गया कि आप इसको बचाओ ना जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा है अननेसेसरी। फिर तीसरा स्ट्रेटजी आप बोल सकते हैं कि सेटअप टाइम को कम करो, और वो कैसे हो सकता है उसको खोजो। कैसे हो सकता है, मैंने बोला ना कि एक बैच में अगर ज़्यादा बनाओगे तो सेटअप कम हो जाएगा, और दूसरा कोई एडवांस मेथड सोचो कि सेटअप का समय पर सेटअप भी कम लगे। और चौथा आपको बोलना चाहिए थोड़ा मशीन असेंबली का कॉस्ट के बारे में। असेंबली कॉस्ट हम नॉन वैल्यू एडिंग नहीं बोल रहे हैं, बट फिर भी आप ये सोचिए कि असेंबली कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज वो एक सब्सटैंशियल कॉस्ट है आपके यहाँ पर। आउट ऑफ ऑल सबसे बड़ा कॉस्ट मशीन असेंबली का है मैकेनिकल असेंबली। मैकेनिकल असेंबली मतलब मशीन से कुछ असेंबल कर रहे हैं, बट ये कॉस्ट कैसे कम हो सकता है इसके ऊपर खोजबीन की जानी चाहिए। ओके, कैसे कोई स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं क्या, कोई स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, क्या कोई कम वर्कर से काम करा सकते हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ वर्कर कम करके काम कराया जा सकता है क्या। सो इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शन दे के ख़त्म करना है। सो कैन चेक द सोल्यूशन नाउ। 615 135, ओके। फिर 540 आपने बोला था, वो भी सही है। फिर नेक्स्ट कॉस्ट गैप देखिए 75 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है मटेरियल यूसेज को लेकर 77,000। फिर लेबर आवर को लेकर 1 लाख, ये अप्रॉक्स कर दिया है 77। फिर मशीन सेटअप को लेकर क्या बोला हुआ है कि वैल्यू एनालिसिस कैन बी डन to determine if setup time of 15,000 hours can be reduced. However, since these activities have been carried out for a reason, care should be taken to ensure that this change should not adversely impact the production activity later down the stream. अगर कोई भी इसमें changes ले आएंगे तो ऐसा ना हो जाए कि भविष्य में इससे impact पड़े। बट उतना आपको नहीं क्लिक करे तो आप वही बात बोल दो ना कि कुछ भी कम करने के समय ये ध्यान रखना है कि हमारे प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी या फिर क्वालिटी में अफेक्ट नहीं आना चाहिए। मैकेनिकल असेंबली में इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल कॉस्ट। दीज आर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन असेंबली लाइन। वैल्यू एनालिसिस कैन बी डन टू डिटरमाइन इफ प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी मेड मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस कैन बी स्ट्रीमलाइंड सच दैट सम स्टेप्स कैन बी कंबाइंड दैट कैन बी हैंडल्ड बाय फ्यूअर पीपल। ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बोलने से थोड़ा सा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। और सिमिलरली कोई वैल्यू इंजीनियरिंग कर दिया जाए प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ही और सिंपल हो जाए, तो उसका असेंबली का काम भी सिंपल हो जाए। सम क्वेश्चंस टू रेज में भी अदर क्वेश्चंस जो आप लोगों को सिखाया गया है वो सब भी आप पुट कर सकते हो, याद करो आपको। कैन वी यूज सब्सटीट्यूट पार्ट्स, कैन द डिज़ाइन बी मिनिमाइज टू इंक्लूड फ्यूअर पार्ट्स thus make it easier and efficient to manufacture, can the product be designed better to make production more efficient, is there any simple or better way of producing the same product। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ भी करो बट प्रोडक्ट क्वालिटी यूटिलिटी मेंटेन रखो। जो भी कुछ करो बट प्रोडक्ट क्वालिटी और यूटिलिटी मेंटेन रखो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। Zen Limited forms a committee consisting of its production, marketing and finance directors to prepare a budget for the next year.
The committee submits a draft budget as detailed below. So we have selling price per unit 50 rupees, material cost per unit 9, labor cost per unit 9, variable overhead 6 rupees, contribution per unit is given 26. ठीक है, 24 कैसे आया, टोटल ऑफ 3 वेरिएबल कॉस्ट करके आया. बजटेड सेल्स क्वांटिटी 25,000, बजटेड कंट्रीब्यूशन 25,000 इंटू 26 6.5 लाख, बजटेड फिक्स कॉस्ट 5 लाख, प्रॉफिट इज 1.5 लाख. द मैनेजमेंट इज नॉट हैप्पी विद द बजटेड प्रॉफिट as it is almost equal to the previous year's profit. So this profit is not satisfactory for the management. Therefore it asked the committee to prepare a budget to earn at least a profit of rupees 3 lakh. ठीक है, अभी ऐसा बजट बना के दिखाओ जिससे हम प्रॉफिट कम से कम 3 लाख कमा सकें. ये क्वेश्चन में बोला है. फिर to achieve the target profit, the committee reports back with the following suggestions. The unit selling price should be raised to 55. अभी सेलिंग प्राइस है 50, बोल रहे 55 कर दो. The sales volume should be increased by 5,000 units. जो 25,000 है उसको 30,000 कर दो. To attain the above said increase in sales, the company should spend 40,000 rupees for advertising. So 40,000 advertising मतलब fixed cost बढ़ जाएगा. Advertising is a fixed cost. So this will become 5,40,000. They are saying production time per unit should be reduced, but by how much this is not given. To win the acceptance of the workers in this regard, the hourly rate should be increased by rupees 3 per unit. So current hourly rate is for labor, if you will see, variable overhead if that is 3 hours, तो it is implied कि labor का भी 3 घंटा ही होगा. आज झूलेलाल हो रहा है भैया, मैं क्या करूं. ठंडा का मौसम है ना, कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली मशीन्स भी ठंड में बैठ जाती है, ये रूल है. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप घबराएं नहीं. यस, आई वॉज टॉकिंग कि देखो यहाँ लिखा हुआ है आवरली रेट को 3 रुपया से बढ़ाना है, तो करंट आवरली रेट जानना है. वेरिएबल ओवरहेड अगर 3 आवर्स एट द रेट ₹2 दिया हुआ है, तो जो आवर वेरिएबल ओवरहेड का होता है ना, वही आवर लेबर का होता है. जनरल रूल है. वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विथ लेबर आवर्स. ये आवर्स लेबर आवर होते हैं.
वेरिएबल ओवरहेड का एज सच कोई अलग से आवर नहीं होता, वेरिएबल ओवरहेड का एज सच अलग से कोई आवर नहीं होता। तो ये 3 आवर्स लेबर आवर ही है, तो यहाँ पे 3 आवर्स होगा तो 9 रुपीज़ होना है, मतलब एट द रेट यहाँ पे ₹3 है, करेंट रेट ₹3 है। नया रेट बोला जा रहा है रिवाइज करके कि इसको 6 रुपया कर दो, बोल रहे हैं रेट इसका 6 रुपया बना दो। आवर कितना होगा वो नहीं बोल रहे हैं, बट रेट 3 रुपया से बढ़ा दो। और बोल रहे हैं बिसाइड्स एनुअल ग्रुप बोनस भी दे दो 30,000 का। तो ग्रुप बोनस 30,000 एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो फिक्स कॉस्ट में जुड़ जाएगा, 540 प्लस 30 570 हो जाएगा। There is no change in the amount and rates of other expense. The company has sufficient production capacity. यहाँ पे 25,000 से 30,000 के है ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी के पास sufficient capacity है। So there is no change in the rate, यानी कि मटेरियल कॉस्ट 9 का 9 रहेगा। लेबर का 6 रुपया पर आवर हो गया, बट आवर चेंज हो गया है। सर आवर कहाँ से चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना प्रोडक्शन टाइम शुड बी रिड्यूस, तो आवर आप 3 नहीं मान सकते। वेरिएबल ओवरहेड का रेट यहाँ पर 2 रुपया पर आवर रहेगा, बट आवर चेंज हो गया है, आवर चेंज हो गया है, तो अभी ये दो मुझे नहीं पता है। फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट 570 आ चुका है, और आपको टारगेट प्रॉफिट चाहिए 3 लाख। As the implementation of the above proposal needs acceptance of the workforce to increase the speed of work and to reduce the production time per unit, the board wants to know the extent of reduction in per unit production time. क्या बोल रहे क्वेश्चन मैम? बोल रहे इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क फोर्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क एंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट। उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस करे पहले। तो बोर्ड आपसे पूछ रहा है कि बताइए उनको कितना टाइम रिड्यूस करने बोलें। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला पार्ट में, कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट एंड द टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट। तो टारगेट प्रोडक्शन टाइम निकालने बोल रहा है, नॉर्मली अपने टारगेट कॉस्ट निकालते हैं, अभी टारगेट प्रोडक्शन टाइम निकालने बोल रहा है। तो टारगेट प्रोडक्शन टाइम वही होगा जो आपका ये गोल को अचीव कराएगा। मतलब आपको 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 570 आपका फिक्स कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए आपको 870, टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए 870। फिर उसमें 30,000 आपका बजटेड सेल्स क्वांटिटी है, डिवाइड बाई 30,000 करके 29 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ रहा है 29। अब इसमें अपने एक इक्वेशन बैठाते हैं, एक इक्वेशन बैठा देते हैं, जैसे कि पार्ट 1 करने के लिए आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं या पेंसिल से लिखिए, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है। 55 माइनस 9 सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, माइनस ये दोनों कॉस्ट को करके 29 आना चाहिए। सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल माइनस डायरेक्ट लेबर माइनस वेरिएबल ओवरहेड करके 29 आना चाहिए। इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको? दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल। सो अब पॉइंट आता है कि डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड क्या होगा। इसका रेट आपको मालूम है 6 रुपया और 2 रुपया, इसका रेट मालूम है 6 रुपीज़ पर आवर और 2 रुपीज़ पर आवर। अब इसके बाद आवर ही तो निकालना है, तो आवर को x मान लेते हैं। अगर आवर अपना x है, लेट आवर्स पर यूनिट इज इक्वल टू x, तो 55 माइनस 9 माइनस डायरेक्ट लेबर होगा आपका 6x, 6 रुपीज़ करके रेट है,
और वेरिएबल ओवरहेड होगा 2 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 2x इक्वल टू 29। इसको सॉल्व करके x निकाल लाइए। x आ रहा है 2.125। थैंक यू फॉर गिविंग मी द आंसर शुभम। आज शुभम एकदम फॉर्म में है, सुबह सुबह खटाखट आंसर मार रहा है। सो दिस इज टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट 2.125। और टाइम कितना से रिड्यूस करना है? करेंट टाइम कितना लगता है? 3 घंटा था ना, तो टाइम कितना से रिड्यूस करना है? आंसर आ गया इसका 3 माइनस 2.125, 0.875 पर यूनिट से रिड्यूस करना है। हाँ, एक्स बिना लिए भी आप कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। बस और सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को मैं एक्स ले लेता हूँ। आप बिना एक्स लिए भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। हो गया? देखो, कैलकुलेशन में आप सब एक्सपर्ट हो, आपको कैलकुलेशन वाला सम में कभी दुख होगा नहीं। बट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, जो लिखने वाला चीज़ है वो आएगा 6 मार्क का। सो दूसरा पॉइंट है, आइडेंटिफाई द अदर प्रॉब्लम्स दैट में अराइज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट प्रोडक्शन टाइम and also suggest the remedial measures to be taken. Now you think and give me the points कि सर टाइम पर यूनिट कम कर देंगे अगर, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं और उसका सुधार क्या है। पहले प्रॉब्लम्स तो बताएं। अगर टाइम पर यूनिट कम करने बोलेंगे वर्कर को, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। सबसे इजी आंसर है क्वालिटी माइट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वेरी गुड। दो प्रॉब्लम समझ में आता है, एक क्वालिटी, दूसरा वर्क प्रेशर से ना वर्कर डिससेटिस्फैक्शन। याद है आपको, ये पॉइंट मैंने टारगेट कॉस्टिंग का डिसएडवांटेज में बताया भी था। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्वालिटी का, और एक दूसरा वर्कर इतना प्रेशर ले नहीं पाता है, बहुत बार वो डिससेटिस्फाई होने लगता है। तीसरा तरीका हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेंथेंड हो सकता है जल्दबाजी, जल्द में ना हो पाए। मतलब अचानक से 3 घंटा का काम 2.125 में कैसे हो। सो इससे अगर इटरेशन ज़्यादा हो गया तो लेंथेंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मतलब इसका रिकॉल करने का तरीका क्या है ना, आपको प्रॉब्लम्स विथ टारगेट कॉस्टिंग का जो नोट्स है ना वो बताना है। प्रॉब्लम्स इन टारगेट कॉस्टिंग का जो थ्योरी नोट्स है वो आपको शेयर करना है यहाँ पर। ठीक है, उसमें से मैंने 3 पॉइंट आपको बताया। अब इसका रेमेडीज बताओ। इसका रेमेडी याद है? प्रॉब्लम्स विथ टारगेट कॉस्टिंग जब पढ़ाया था तो उसका रेमेडी भी पढ़ाया था आपको। कुछ याद आ रहा है? किसी को याद है क्या रेमेडी है? देखिए, प्रॉब्लम्स विथ टारगेट कॉस्टिंग में एक लेंथेंड हो जाता है, दूसरा एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, क्वालिटी का बात आपने बोल दिया,
देखिए, आप अपना मन से सोल्यूशन देने लग गए, जो सर ने सिखाया वो सोल्यूशन नहीं दिए। यही सब समस्या है एग्ज़ाम का। हम लोग बहुत बार जनरलाइज हो जाते हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ते नहीं हैं। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर वाला सॉल्यूशन देना आपको, जिसके पास अच्छा इंटरपर्सनल स्किल है, नॉलेज ऑफ डिज़ाइन है, कमिटमेंट टुवर्ड्स टाइम एंड कॉस्ट है, वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। याद है? तो सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग टीम लीडर। Navraj is asking, I don't understand how labor rate come to rupees 6 in equation. 3 rupees was the original rate. Have you understood this? Then question has said that they want to increase the rate by rupees 3. So 3 plus 3 is 6. देखो, आप इसको पढ़ो। इसमें ना पहला पैराग्राफ उतना जो कोई रेलिवेंट नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे जनरल टारगेट कॉस्टिंग के बारे में लिख दिया। सो दिस पैरा इज ऑप्शनल, मतलब you may not write about this in exam. What is the main thing that you have to write is working under pressure to finish new design in a short time may take development resources away from efforts to optimize or re-engineer production process. If approaching product design as an activity to be optimized independently, there is a risk that target costing may not succeed to satisfactorily addressing overall performance related issue, यानी यही क्वालिटी वाला बात जो आपने बोला. So in short, decrease in unit production time may lead to unwanted pressure on design and its implementation stage. Unwanted pressure से ही आप बोल सकते हो this may also lead to employee dissatisfaction. This may also lead to, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखा रहा हूँ because it is a valid point. Employee dissatisfaction. Okay. रेमिडियल मेजर इज गुड टीम लीडर. टीम लीडर का क्वालिटी क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं. एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, कमिटमेंट टू स्टेइंग बोथ विद इन टाइम एंड कॉस्ट बजट. अब अगर टाइम कम है हाथ में तो इनका एक और अच्छा कहना है कि आप ये बजट को कंटिन्यू कर लो, फ्यूचर में कोई और डिज़ाइन वगैरह पे चेंजेस लाना. इफ़ द टाइम इज़ टू शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट फॉर द टाइम बिंग. मतलब जो चल रहा है उसी को चलने दो, नया चीज़ मत करो. लेटर इट कैन बी ट्राइड आउट विथ न्यू कॉस्ट रिडक्शन मेथड्स और लेस एक्सपेंसिव मटेरियल्स टू अचीव टारगेट कॉस्ट एंड कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज़. अभी आप ऐसा तो है नहीं ना कि लॉस में हो, आपका प्रॉफिट आप बढ़ाने का सोच रहे हो. अगर इस प्रॉफिट बढ़ाने के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं, आप बाद में कर लीजिएगा. क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये 29 कैसे आया. ये 29 ये बैक कैलकुलेशन से आया ना. बजटेड कंट्रीब्यूशन 870 आपको समझ में आया, यहाँ से बैक कैलकुलेशन करके 870 मुझे चाहिए फ्रॉम 30,000 यूनिट्स. तो 870 डिवाइड बाय 30,000 करने से मेरा डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन 29 आ गया. 870 बाय 30,000 करके.
नेक्स्ट पूछ रहा है स्टेट द मोस्ट सूटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो इसमें बहुत सारे सिचुएशन आपको सिखाया था मैंने। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिखवाया था कि जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट इज लॉक्ड इन डिज़ाइन फेज्ड, याद है? मेजॉरिटी कॉस्ट इज लॉक्ड इन डिज़ाइन फेज। और भी था वैसे, असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री, याद करो, मैं आपको दिखा देता हूँ और भी क्या क्या था। ये देखिए, पहला पॉइंट था, दूसरा असेंबली ओरिएंटेड, तीसरा इन्वॉल्व हेविली विद डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी जहाँ यूज़ होता है फॉर फैक्ट्री ऑटोमेशन, जहाँ पे शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मस्ट डेवलप सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट, वहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग मेथड सच एज JIT वैल्यू इंजीनियरिंग। बट ये क्या स्टेट बोला था ना, तो अपने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करते हैं स्टेट बोलने से, मिनिमम रखना चाहते हैं। अब इनका आंसर देखें ना तो थोड़ा सा वो कॉस्मेटिक लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा आउटरी परत चढ़ाया हुआ है, जैसे कि अननेसेसरी यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री का बात कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं था, नॉट रिक्वायर्ड। सर्विस एरिया का क्यों बात करें, यहाँ पर हम लोग का सर्विस का कोई बात ही नहीं है। तो सर्विस एरिया में क्यों नहीं टारगेट कॉस्टिंग लग रहा है उसके बारे में बता रहा है। जैसे कंसल्टिंग सर्विस में टारगेट कॉस्टिंग क्यों नहीं लगेगा, वो तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो दिस पैरा इज ऑप्शनल, आप खाली वो बोल्ड वाला लाइन का भी आंसर लिख सकते हो। कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है जिसका ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे होंगे डिसकनेक्टेड चीज़ लिखा हुआ आंसर में। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पहले पुराना सिलेबस में भी था, बस पुराना सिलेबस में पार्ट 1 आता था, पार्ट 2 और 3 नहीं था। तो पुराना सिलेबस का क्वेश्चन को लेकर उसने पार्ट 2 3 ऐड कर दिया। बोलिए, और कोई सवाल है? श्वेता, आपका डाउट क्लियर है? नवराज, आपका डाउट क्लियर है? कृपया सोल्यूशन पे भी एक बार नज़र डाल दीजिए। वो नवंबर 20 का जो क्वेश्चन है मैं उसको उठा रहा हूँ, ठीक है? आप उसको एक बार करके देखिए, 5-7 मिनट लगेगा, एक वर्किंग करके देख लो। अगर आपके पास है तो आप डाउनलोड कर लो, मैं भी ऐसे वेबसाइट पे जा रहा हूँ।
श्वेता, क्या हुआ? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? अचानक अचानक ध्यान आ रहा है क्या? देखो, क्वेश्चन में बोला था कि 1.5 लाख का प्रॉफिट की जगह मेरे को 3 लाख चाहिए, तो 3 लाख मैंने बैठा दिया। फिक्स कॉस्ट 5 लाख दिया हुआ था, उसमें 2 आइटम बढ़ गया, 30,000 और ये 40,000। तो 40 और 30 मिलाने से 570 हो गए। तो अब 3 लाख कमाना है और 570 यदि फिक्स कॉस्ट है तो 870 हमारा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब ये बैक कैलकुलेशन हो रहा है। फिर 870 अगर कमाना है फ्रॉम 30,000 यूनिट्स, बिकॉज 30,000 यूनिट्स यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि हमारा सेल्स वॉल्यूम 5,000 से बढ़ जाना चाहिए, तो एक यूनिट पे आपको 29 कमाना है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि वेरिएबल ओवरहेड और लेबर का रेट चेंज करो, बाकी सब सेम रखो, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया, 55 माइनस 9 माइनस 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 29। आई होप अब आपको क्लियर है। जी, हम लोग वो नवंबर 20 का पेपर में आ गए हैं फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप ऊपर में यहीं पे देख सकते हो स्क्रीन पे, और अपने कॉपी में नवंबर 20 लिखकर क्वेश्चन नंबर लिखकर सॉल्व करो। फुल कॉस्ट इज 900। अब ये जो लाइन लिखा है ना, देखो, फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट कंप्राइजिंग टेबल एंड वन चेयर इज 900 पर सेट। मैंने इसको अंडरलाइन इंटेंशनली किया है कि एक्चुअली ये फुल कॉस्ट है कि क्या है। थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, क्लियर नहीं किया क्वेश्चन ने। आप आगे पढ़ोगे, एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि 900 है क्या। कंपनी हैज़ फिक्स्ड इट्स सेलिंग प्राइस टू 30% ROI ऑफ 45 लाख। सो ये कंपनी का डिजायर्ड प्रॉफिट है। प्रॉफिट है 45 लाख का 30%। 45 लाख का 30% होता है 13,50,000। The company produces and sells 6,000 sets per annum. So profit per set क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 6,000 करने से आ रहा है 225। रेलिवेंट कॉस्ट डेटा पर एनम आर एस फॉलोज। आप देखिए वैसा ही डिटेल है ना, बजट, एक्चुअल और फिर एक्चुअल कॉस्ट पर एनम। इससे हम मान लीजिए एक्चुअल रेट पर यूनिट निकालते हुए चलें अगर,
16,50,000 divided by 6,000, 275. 1032 divided by 6,000 is 172. 200. 168 by 6,000 is 28. टोटल करने से आ रहा है 675. So if you'll see current cost यदि 675 है और प्रॉफिट 225 है तो टोटल सेलिंग प्राइस 900 आ रहा है, जिसको इन्होंने लिख के दिया फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट. मतलब फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट इज रिटन बट एक्चुअली इट इज सेलिंग प्राइस 900 रुपीज. लिखा है फुल कॉस्ट, मतलब मे भी हो सकता है कस्टमर के लिए लिखा होगा कि आपके लिए कॉस्ट पड़ेगा 900. जो आपके लिए कॉस्ट पड़ेगा वो हमारा प्राइस है. It has been revealed that the actual and budgeted operating levels are same. याद आया अभी जस्ट सेम चीज किया हमने. AOBO सेम है. Actual and standard rate of material purchase and labor rate per hour are also same. So rate this by this and this by this is same in actual and standard. Actual rate and standard rate is same. Any variance in cost is solely on account of difference in material usage and hours required to complete the production. So MUV और LEV आ जाएगा. फिर अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज ये वाला पार्ट से. A competitor has introduced a product very similar to product of the company at an aggressive price of 820 per unit, which has resulted in downtrend in the sales volume of the company. यहाँ तक पहले भी था. पहले वाला क्वेश्चन में बोला था कि इसलिए कंपनी का बोर्ड डिसाइड किया है कि हम लोगों को भी प्राइस रिड्यूस करना है और यही प्राइस जो बाजार में चल रहा है वही प्राइस मेंटेन करना जरूरी है टू मेंटेन आवर सेल्स. वो लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था. अभी यहाँ पे लिख रहा है मैनेजमेंट हैज कॉल्ड अर्जेंट मीटिंग ऑफ मार्केटिंग टीम. आफ्टर द मीटिंग फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ मार्केटिंग टीम आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट. क्या रिकमेंडेशंस है? नंबर ए, टू मेंटेन द कंपनीज एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%. बोल रहा है कंपनी को अपना एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना है और सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना है 10% से. मतलब रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? अभी 900 रुपया था, अभी तो 900 था ना, तो 810 आ जाएगा. अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, लैंग्वेज मिला लो. इधर लिखा हुआ था मार्केटिंग मैनेजर has determined that in order to maintain company's existing market share they must reduce the price to 675. जो बाजार का प्राइस था वही प्राइस हमने अपना एक्सेप्ट कर लिया. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं बाजार में नया चीज आया है एक 820 पे, बट हम लोग अपना शेयर मेंटेन करने के लिए प्राइस कर देंगे 810. टू मेक स्लाइट इंप्रूवमेंट इन डिजाइन to have edge over the competitors which will also reduce the material cost by 30%. So और एक काम हो रहा है कि मटेरियल कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं 30 रुपीज से. ओके, और दूसरा बोल रहे टू मेक द टेबल एंड चेयर मोर अट्रैक्टिव, प्रिंट पिक्चर ऑफ डिज्नी कैरेक्टर ऑन देम विच विल कॉस्ट ₹5%. ठीक है, सो यहाँ पे 30 रुपये का सेविंग्स है और यहाँ पे 5 रुपये का एडिशन हो रहा है. कैलकुलेट करने बोला है प्रेजेंट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम द अबव. सो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस आपने निकाला 900, प्रॉफिट पर यूनिट आपने निकाला था 225. ऑल्सो कैलकुलेट द मार्कअप परसेंट ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट. मार्कअप परसेंट ऑन फुल कॉस्ट का मीनिंग है कि फुल कॉस्ट इज 675, full cost is 675, markup on full cost means profit percent on cost. तो profit is 225
तो 225/675 करो, कितना परसेंट आ रहा है? 1/3 आ रहा है, 33.33। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आंसर इसका क्या है? सेटअप, है ना? सर अब एक वर्ड लिखना है? नहीं, ऑफ कोर्स एक वर्ड नहीं लिखना है, जैसा आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था वैसे ही लिखना है कि सेटअप इज ओनली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। Setup does not add any kind of value while producing this kind of benches. Setup does not add any value while producing this kind of benches, table और chair। फिर बोल रहा है 3A का calculate the new target cost per unit and new revised cost per unit after implementation of above recommendation। तो ये एक नया जोड़ दिया ना जो पहले नहीं था। अब न्यू टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? आपका नया सेलिंग प्राइस है 810, आपको अपना प्रॉफिट 135 मेंटेन करना है। जो प्रॉफिट मेंटेन करना है वो बोला है ना यहाँ पर, प्रेजेंट ROI मेंटेन करना है मेरे को, मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा, मेरे को वही सेम 135 लाख कमाना है अपना, 135 नहीं 13.5 लाख डिवाइडेड बाय 6000 सेम ही कमाना है मुझे, तो मेरा प्रॉफिट पर सेट 225 ही होगा, सॉरी प्रॉफिट पर सेट 225 होगा, नॉट 135। सो माइनस करके आ गया 810 माइनस 225 करके 585। क्वेश्चन आ रहा है सर व्हाट आर दे मीनिंग 900 फुल कॉस्ट 900। ये तो मैंने लिखा ना बाबू, फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट का मीनिंग शायद ये लोग सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, फुल कॉस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बायर्स। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा परेशानी है, इसमें ये लाइन गड़बड़ लिख दिया है लोगों ने, ठीक से नहीं लिखा। ओके आगे बढ़ू। फिर पूछ रहा है न्यू रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अबव रिकमेंडेशन। नाउ न्यू रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? पहले मेरा कॉस्ट क्या लगता था 675, उसमें से 30 रुपीज मटीरियल का सेविंग्स हो रहा है प्लस 5 रुपीज वो डिज्नी कैरेक्टर का प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। आफ्टर रिकमेंडेशन 30 रुपीज सेव हो रहा है और 5 रुपीज बढ़ रहा है, तो 675 माइनस 30 प्लस 5 इज 650 आ रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन हाउ मच रिडक्शन इन कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द न्यू टारगेट कॉस्ट। सो करेंट कॉस्ट हमारा था 675, करेंट रिवाइज्ड कॉस्ट बोलेंगे, रिवाइज्ड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। देखो रिकमेंडेशन होने के बाद कॉस्ट 650 ऑलरेडी आ चुका है, तो 650 से अभी 585 तक पहुंचाना है। 650 माइनस 585, तो इसका आंसर आ रहा है 65 रुपीज। करेंट कॉस्ट यहाँ पर 675 नहीं लेंगे बिकॉज बोल रहे हैं ना रिकमेंडेशन से कंटिन्यूड क्वेश्चन है, ये पार्ट ए भी रिकमेंडेशन से कंटिन्यूड है, तो रिकमेंडेशन के बाद कॉस्ट ऐसे ही 650 हो चुका है, उसके बाद भी उसको 585 पहुंचाना है, तो 65 रुपीज से रिड्यूस करना पड़ेगा। अब देखो
ये 20 मार्क का क्वेश्चन था। जो आपको आता है वो छोटा छोटा कैलकुलेशंस 10 मार्क का था, और जिससे आप पीछे भागते हो रिकमेंडेशन लिखने से, वो 10 मार्क का है। यही मजा का चीज़ है। मार्क्स ब्रेकअप देखो, जो चीज़ आप बोलते हो कि ये आता है, हाँ हाँ इजी है, तो वो तो आधा ही हुआ ना। जिस चीज़ से पीछे भागोगे वो चीज़ ज़्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है। व्हाट स्ट्रैटेजी में वही चीज़ है कि एमयूवी निकालो, एलईवी निकालो, फिर थोड़ा सा सेटअप टाइम के बारे में बोल देना, थोड़ा सा असेंबली कॉस्ट के बारे में बोल देना, और फिर आप अदर क्वेश्चंस जो था ना, अदर वेज के बारे में, कि कैन वी सब्स्टिट्यूट मोर पार्ट्स, कैन वी मिनिमाइज द डिज़ाइन, ओके, फॉर ईज ऑफ प्रोडक्शन, कैन वी मिनिमाइज द डिज़ाइन फॉर, वो सब जो पॉइंट्स थे ना, प्रोडक्शन टू बी मोर एफिशिएंट, वो सब पॉइंट आपको बोल देना। इज देयर एनी बेटर वे। तो ये आपका बेसिकली 1 2 3 4 5 सेगमेंट में बट गया ना। फिफ्थ वाला बात आप अदर वेज बोलोगे तो 5 सेगमेंट का 10 मार्क मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, एमयूवी निकाल के बताइए कितना आ रहा है इसमें। यहाँ से एमयूवी निकाल के बताइए मुझे। ये आपने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन बताया बादल सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कैलकुलेट द मार्कअप परसेंट ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो फुल कॉस्ट पर यूनिट तो आपने दिखाया कि ये यहाँ पर कॉस्ट 675 है, ओके। यही नॉर्मली फुल कॉस्ट होता है। बट क्या फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट जो ये 900 दिया हुआ है, क्या ये मार्कअप हम उससे डिवाइड करके निकालें? एक बहुत कॉमन इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि शुड वी फाइंड इट बाय टेकिंग 225 बाय 900 बिकॉज 900 इज रिटन इन द क्वेश्चन एज फुल कॉस्ट। तो ये एक एम्बिगुअस चीज़ है यहाँ पर। ये आपने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया, मैं ऐसा नहीं सोचा था अभी तक। सिंस आपने बोला तो मैं समझा ओके कि ये भी हो तो सकता है, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में पढ़ के उसको इस तरह से भी कर सकता है, बट उसका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता। नॉर्मली मार्कअप का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है आपका टोटल कॉस्ट। तो मेरा सिंस टोटल कॉस्ट 675 है तो मैं तो यही निकालूंगा। बट आपने जो बोला वो भी इस सब में कोई स्टूडेंट कर सकता है, बिकॉज फुल कॉस्ट बोल के अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, तो शायद किसी को लगे कि 225 बाई 900 करना है, ठीक है। बट इसको लेके मुझे अभी डाउट है। जब तक इंस्टीट्यूट से सजेस्टेड आंसर नहीं आ जाता मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअली वो क्या चाह रहे थे हमसे। बट मार्कअप टोटल कॉस्ट पे ही होता है। मार्क अप कॉस्ट को अप करके प्राइस पे जाते हैं। तो हमें पता है ना कि कॉस्ट 675 है तो हम उसी पे किए। बट आपने जो बोला वो एक वैलिड कैलकुलेशन है जो एक स्टूडेंट एग्जाम में कर सकता है। सो आई वाज आस्किंग कि एमयूवी और एलईवी जल्दी से बोलो आंसर बताओ। 90,000 माइनस 1 लाख इंटू 16,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 165,000 आ रहा है एमयूवी एडवर्स, और एलईवी आ रहा है 5,000 इंटू 1032 डिवाइडेड बाई 40,000, 129। 1,29,000 एडवर्स।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1,65,000 एडवर्स और ये आ गया 1,29,000 एडवर्स। और इसके लिए आपको थ्योरी लिखना है कि सेटअप टाइम कोई नया तरीका से खोजो, असेंबली टाइम में कोई स्टेप्स कंबाइन करो, कम आदमी से काम हो पाए, अदर वेज आपको जैसा मैंने दिखाया वो आंसर लिखना है। प्रतीक इज़ वेरी स्मार्ट, इज सेइंग कि सर अगर मेरे को दोनों क्लिक करे तो मैं दोनों लिखाऊं क्या। देखो ये सब का कोई ऐसा बोलने का चीज़ नहीं है, लिख के आ जाओ। ये भी एक सेफ साइड होता है कि आपने लिख दिया कि इफ़ फुल कॉस्ट पर यूनिट इज अज्यूम्ड एज 900 देन द आंसर ऑफ दिस विल बी दिस। सेफ साइड है, लिख के आ सकते हो, बट अपना हेडिंग ऑफ अजम्पशंस अच्छे से लिखना। सेफ साइड है बट ये भी सही है, लिख तो सकते हैं, बट किस कारण से लिख रहे हो वो ठीक से एक्सप्लेन करते हुए लिखना। ऑलराइट, तो समझ में आ रहा है ना आपको, पढ़ाई का वैल्यू तो है, फास्ट ट्रैक है तो क्या हुआ, काम पूरा ही हो रहा है आपका। और इंस्टीट्यूट भी जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार पूछा है सबसे ज़्यादा। अभी तक का इतिहास में जो पेपर आया है सबसे ज़्यादा इसी बार पूछा है। और फर्स्ट पेपर जो आया था मई 18 का, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा था। नवंबर 18 से थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, ये 3 पेपर थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का आया, जिसमें नए नए क्वेश्चंस काफ़ी सारे लगे लोगों को। बट ये नवंबर 20 का जो पेपर आया, ये अगर कोई हमारा डीजेबी बुक जैसा कोई एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बुक सॉल्व किया हुआ है तो उसका काम बन जाएगा। ठीक है, सो गाइज विद दिस टारगेट कॉस्टिंग इज ओवर। टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर ख़त्म हो गया मेरे तरफ से। आपके तरफ से तब होगा जब आप वो सारा थ्योरी को एक बार दिमाग में सजा लेंगे। ओके, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसके लिए आपको एक बार ये वीडियो से बाहर निकलना होगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का दूसरा वीडियो है, उसमें घुसना होगा। कृपया 2-3 मिनट के बाद घुसेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले मैं एंटर करूंगा तभी आपको एंट्री मिलेगा ना उधर। सो आई एम क्विटिंग फ्रॉम दिस वीडियो, मैं एग्जिट मारूंगा, उस वीडियो में एंट्री मारूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस में 2-3 मिनट लग जाता है मुझे, तो 2-3 मिनट का आप ब्रेक लीजिए और फिर आप नए वीडियो में घुसें। लाइफ साइकिल में मिलते हैं। हाँ, वर्कबुक जो है टारगेट कॉस्टिंग का, उसमें भी क्वेश्चंस है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। टारगेट कॉस्टिंग का जो वर्कबुक का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है। सी ये कैलकुलेशन टाइप का है, जैसे इनिशियल 10 मार्क का जो था ना, उसी तरह का है वर्कबुक में क्वेश्चन। और आज एक जो आपको टाइम वाला सम कराया, टाइम पर यूनिट बचने वाला, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो वर्कबुक में आप जो भी सम है कर लीजिएगा टारगेट कॉस्टिंग का। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ सम नहीं है कि मैं कुछ आपको बताऊं। बट फिर भी आपको कोई ज़रा सा भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सोल्यूशन देख लिया और समझ लिया, कोई भी तरह का क्वेरी आया हो ज़रूर पूछिएगा।